से ही अपना काम करिए, लाठी नहीं गोली भी चलाए सामना करेंगे। तुम देखो किसे कहते हैं युवा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। कल दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता हुई, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सरकार से सवाल पूछने के लिए देश की सबसे बड़ी चौपाल संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए। पूरी रात बारिश होती रही। जहां एक तरफ जंतर मंतर पर छात्र मोर्चा लिए हुए थे, वहीं संसद के अंदर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद लगातार रात भर से मोर्चा लिए हुए हैं। सर की कीमत इस देश में, सर की लोकतंत्र है। आपके सर गिने जा रहे हैं, पूरी दुनिया काउंट करिए कितने लोग निकले हैं। पूरे आंदोलन की हवा निकल जाएगी अगर आपसे एक हिंसा होगी। आप एक जगह डंडा मारते हुए लड़ते हुए दिख गए, उसी को वीडियो बना के देश का मीडिया कहेगा ये जैन जी नहीं, ये तो गुंडे। इसलिए तो बीच में खड़ा हूं ना, औरों की तरह 4 पुलिस वाले घर पे बिठा के नहीं कह रहा हूं डिटेन हो गया हूं। कह रहा हूं खून का कतरा लगा लूंगा आपके लिए। अगर गोली चलेगी तो आगे रहूंगा, लेकिन बैठ जाओ, मदद करो। दिल्ली की सड़कों पर आज जो कुछ भी हुआ वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। पुलिस बेपरवाह होकर के पीट रही थी, मार रही थी, गोलों का इस्तेमाल कर रही थी। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूट गया। मेरे साथ इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो सांसद के तौर पर नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं, बल्कि इस आंदोलन को जान देने वाले के तौर पर मैं आज उनसे बात कर रहा हूं। क्योंकि जिस समय तमाम सारे नेता सड़कों पर छात्रों को पिटते देख करके घरों में कैद थे, उस समय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उन लोगों के बीच में पहुंचते हैं, हौसला देते हैं कि इस आंदोलन को मैं ख़त्म नहीं होने दूंगा। मैं भाई हूं और भाई का फ़र्ज हर समय निभाता रहूंगा। आप लगातार इस आंदोलन को करीब से देख रहे हैं। विपक्ष में, मतलब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आपके जाने के बाद विपक्ष में भी एक मूवमेंट बना। सोनम वांगचुक जी को उठाना एक बड़ा रोल निभाता है, लेकिन आपका जाना भी एक बड़ी घटना थी। अब आज इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? सरकार ने जिस तरह से दमन की नीति अपनाई है, ये बात सच है कि बहुत दिनों बाद इस तरह का कोई आंदोलन, जिसकी संख्या के आधार पर मैं कह सकता हूँ, वो अलग है कि वो किसी एक पार्टी संगठन का आंदोलन नहीं था, वो युवाओं का आंदोलन था। और युवा जिस तरह सड़कों पर आया था वो किसी छिपा हुआ नहीं है कि नो डाउट। आज मैं याद कर रहा था बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के मूवमेंट को। मुझे और विपक्ष को और सरकार को ये समझना है, और देश के हर व्यक्ति को, कि नौजवान पीड़ित है और वो अंदर से आक्रोश में है। उसको जब भी कोई इस तरह का इवेंट मिलेगा तो वो अपने क्रोध को सामने लेके आ जाएगा। तो ऐसे समय में मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की है कि वो उनके अंदर संबल दें, उनके अंदर विश्वास पैदा करें लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, सरकारों के प्रति, और वो उनकी बात को सुने। लेकिन पुलिस ने जो आज किया, पुलिस कौन है? वो भी तो हमारे बीच के लोग हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस कौन हैंडल करता है? होम मिनिस्टर। ठीक है, तो सरकार जो संवाद से डरती है, जो हमसे स्पीकर साहब और हाउस में कहा जाता है कि भाई संवाद करना चाहिए, नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, हाय उल्ला नहीं करना चाहिए, सदन चलने देना चाहिए, संवाद होना चाहिए। और जब हम कह रहे हैं कि उन बच्चों से संवाद कर लो, कोई 20 दिन से भूखा है, कोई 22 दिन से भूखा है, कोई 23 दिन से भूखा है, कोई अस्पताल में लड़ रहा है, कोई 1 महीने से बैठा है, तो आप उनसे संवाद नहीं कर रहे। दूसरों को संवाद की सीख देने वाले लोग जो हैं, वो अपने आप संवाद नहीं करना चाहते। और जब वो संवाद नहीं कर रहे हैं, उसका कितना बड़ा जो है असर ये जा रहा है कि आप कभी सोनम जी को वहां से उठा लेते हो, कभी आप वहां डंडा चला देते हो। मैंने तो इस आंदोलन में पहले दिन से, जब से मैं गया था, इसको नॉन पॉलिटिकल जो है समर्थन, और सबसे अपील करते हो कि भाई पार्टी बाहर छोड़ के आके हम मदद करो। और जब उनसे भी कहा कि आदमी कितने चाहिए हम बताइए, और आज देखो आपके सामने है कि आदमी कितने थे। आदमी में तो कमी नहीं थी। ठीक है, तो लोग आ गए निकल के विश्वास पे। लेकिन मुझसे तो 3 दिन पहले फोन पे मुझे बताया गया कि रात में प्रोटेस्ट उठा रहे हैं। तो मैं 2 बजे गया, मुंबई से सीधा घर नहीं गया, वहां गया, और 6:45 बजे तक सुबह रहा। किसी से बात नहीं की, मीडिया से भी नहीं, 1-2 चैनल्स के लोगों से बात करके बाकी मैंने कहा कि यार मुझे मेरा काम करने दो। और आज जो हुआ, हिंसा जो हुई, देखिए, अगर पुलिस थोड़ा सा शालीनता रखती, ये समझती कि भाई
जो पैरामिलिट्री फोर्स में लगी थी कि भाई ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और हमें इनसे जो है प्यार से बात करनी, तो शायद इस तरह की चीज़ें ना होती इस तरह की हुई है। मेरे आज भी याद है, इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, कई जगह पे बड़े प्रोटेस्ट हुए, और जहाँ सत्ता पक्ष के लोग प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ क्यों नहीं आपकी लाठियाँ चलती है भाई साहब? क्यों नहीं चलती है आपकी लाठियाँ? जैसे आपने मेरठ में पीट दिए थे, अभी जब वहाँ दतिया में जो है, जो एक प्रत्याशी का टिकट किया, उनके समर्थकों ने जिस तरह का वो किया, वहाँ कितनी एफआईआर दर्ज कर दिया आपने, वहाँ कितने लोग गिरफ्तार कर दिया, ठीक है, वहाँ पूरी रात बंद करके रखी सड़कें। ये इस बात का वो है कि सरकार का नजरिया जो है वो कानून के रूप में अलग अलग है। इसी की वजह से आज बच्चे पीटे गए, बहुत बच्चे निराश हुए, बच्चियां पीटी गई। हमने तो अपनी आंखों के सामने देखा। मैं कितनी जगह गया, मैं 11:15 पहुंचा था और शाम में 7:30 बजे तक लगातार जो है मूवमेंट करके, जहाँ भी लाठी चल रही है, जहाँ जहाँ भी पैलेट गन चली है, टीयर गैस छोड़ी गई है, मैं उन सब जगह जाके उनके बच्चों के हालात जानना और उनको पीसफुली बिठाना, उनको समझाना। और बहुत सारे लोग जंतर मंतर भी लेके गया कि अब चलो प्रोटेस्ट स्थल पे, क्योंकि आपको ये तो कह दिया कि संसद चलना है, संसद मार्च करना है, लेकिन उस तरह से लीडरशिप तो नहीं है जिसके पीछे वो खड़े होकर सब लोग चले जाएं। बिल्कुल, ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों को चोट लगी, बच्चे निराश हुए। और पहली बार मैंने जो है, मैंने खुद से भी बोला कि भाई मुझे इस बात का खेद है, मैंने बहुत बच्चों को डांटा, लेकिन आज का जो मेरा डांटना था उनको बिठाने के लिए, शांति प्रिय करने के, उनके फेवर के लिए था, उसमें मेरा कोई फेवर नहीं था। वो जाते, उनको रोकने के लिए पुलिस टीयर गैस जो है छोड़ती, या फिर पैलेट गन चलाती, या लाठी चलाती, चोट किसको लगती? कितने बच्चों को, लड़कियों को टांगों, कई बच्चों की टांगें टूट गई, कई बच्चों के सर फटे। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। ठीक है, तो मैंने उनको कहा कई बार, उन्होंने उत्तेजना में कहा नहीं हमें संसद चलना है, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो दिन याद आ रहे थे जब बांग्लादेश और उस तरह की सिचुएशन थी। तो मैंने कहा कि नहीं, संसद में तब जाने का, संसद जाने का विषय ये था, कॉल तो उन्होंने दी थी कि भाई हम, सरकार हमसे बात करे। जब सरकार के मंत्री आपसे बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका एक डेलीगेशन गया था उनके मेंबर्स मिलने के लिए, और अभी भी वो जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो मैंने कहा आप वो बात कर रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं तो हमें शांति बना के रखनी चाहिए, जिससे कि इस आंदोलन की धार बनी रहे। और फिर उस भीड़ में तो आप ये भी जानते हैं, हमेशा ये होता है कि वो किस तरह के लोग, और कई इस तरह की वीडियोज आई हैं कि वो लोग जो हैं उस तरह के पुलिस के लोग नहीं, और वो पुलिस वाले डंडे लेके बच्चों को पीट रहे हैं। तो ये तो ऐसा लगता है ना उस आंदोलन को पूरे। हालांकि मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब वो लोग मुझसे मिले थे तो मैंने उनसे बात कही थी कि जब आप सड़क पर निकलोगे तो संभालेगा कौन। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सड़क पर निकलोगे और ये जंतर मंतर भी आपसे छिन जाएगा तब, और जब आप सड़क पर निकलोगे तो आप पे वायलेंस के आरोप लगा के, हिंसा के आरोप लगा के, फिर आपके आंदोलन को मीडिया जो है बदनाम भी कर देगा और लोगों के अंदर विश्वास भी कम हो जाएगा। तो शांतिपूर्वक आंदोलन ही कामयाब हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। मुझे लगता है पुलिस से ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने 22 दिन तक इस भूख हड़ताल को जाने दिया। 22 दिन तक कोई चर्चा नहीं की, चर्चा भी की तो इस तरह की कि भाई 2-3 लोग आ जाओ और हम सामने आकर के, मतलब समाज के बीच में आकर के चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदार हैं, और पुलिस को भी इसलिए जिम्मेदार वो किया जा रहा है कि पुलिस ने वो किया जो उन्हीं लोगों ने कहा, जो उन्हीं लोगों ने किया। सरकार के लोगों, वही सरकार के लोग पहले से वार्ता करते, सोनम भाई से वार्ता करते। ये जो ग्रुप था नौजवानों का, जिनको आंदोलन का बहुत अनुभव तो उस तरह से नहीं है, नए लोग हैं और वो आ गए उत्साह में कि भाई हमें करना है, तो अगर वो लोग जो है उनसे ही बात हो जाती तो ये कॉल हो सकता है कि कैंसिल भी हो सकती थी। बिल्कुल, वो भूख हड़तालें भी टूट सकती। कितने बच्चों की जो है, सही बात। मैं तो कुदरत से प्रार्थना करता हूँ, अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैं तो 40 जगह गया हूँ दिल्ली में ही, अलग अलग जगह, कि कोई किसी को उस तरह का नुकसान हो, चोट लगी, वो चोटें ठीक हो जाएंगी, लेकिन किसी की जान माल का उस तरह का नुकसान मेरे सामने नहीं है। हालांकि कुछ खबरें आ रही हैं, अब जैसे ये जैमर खत्म होंगे और तब पता चलेगा, नेटवर्क आ जाएगा, तब कुछ वीडियो सामने आएंगे और पता लगेगा। कुछ वीडियो सामने आई है, वो चिंता नहीं है, जिस तरह की मारपीट हुई है, बच्चों को जिस तरह रोते हुए देखा, तो वो दर्दनाक है। इसीलिए मैं उनको समझा रहा था कि आप मत जाओ। मैंने तो कई जगह तो बच्चों को अलग किया और उनको आगे बिठा दिया कि आप इनको आगे मत जाने देना। ठीक है, आपने एक अपील की है बड़ी मार्मिक तौर पर कि ना ये आंदोलन खत्म हुआ है और ना मुद्दा खत्म हुआ है, तो क्या है आगे की प्लानिंग, क्या है आपकी? नहीं, आंदोलन तो इसलिए नहीं खत्म हो सकता क्योंकि जब तक हल नहीं निकलेगा आंदोलन कैसे खत्म हो जाएगा। तो आंदोलन तो चलेगा और हम लोग इसको पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाएंगे। इसके लिए बड़े बड़े सभा करके लोगों को तैयार करना पड़ा, उसको भी करेंगे। और भी जो भी हमसे बन पड़ सकता है, प्रोटेस्ट करना हुआ,
राज्य स्तरीय केंद्र स्तरीय, तो उसको भी करेंगे, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इस आंदोलन बच्चों का भरोसा है, उनके साथ छल हुआ, उनको तकलीफ है, इसलिए वो लोग आंदोलन में आए थे, क्योंकि खुशी से नहीं आए। ऐसे ऐसे बच्चे थे, शायद मुझे लगता है कि पहली बार उन्होंने जो है धूप देखी है, सही बात है। लेकिन उनके मन में चिंता है। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे कई लोगों ने मुझसे कहा कि पेरेंट्स ने मना किया, लेकिन हम चोरी छुपे छुपाते हैं। कई लोगों को तो मैंने ये भी सुना कि हमारे माता पिता बीजेपी में नेता हैं, मुझसे कहा परिवार के बहुत सारे लोग बीजेपी में नेता हैं, लेकिन फिर भी आए, क्योंकि अच्छा आप विश्वास करोगे, मैं पार्लियामेंट गया, क्योंकि मैं बच्चों से मिल के चला गया था सुबह और अपने सोल्डेटरी देखे लोग, मैं गया तो मैंने बीजेपी के सांसद से पूछा, एनडी के सांसद से पूछा कि आपको क्या लग रहा है, आपके मन में क्या भाव है। तो हम नहीं बता रहा हूँ, कई ने मुझसे कहा कि अगर हमारे हाथ खुले होते तो हम भी उन बच्चों के साथ बैठ के आंदोलन कर रहे होते, आपके साथ खड़े होते, क्योंकि हम सबके बच्चों के भविष्य का मामला है। कोई सारी जिंदगी थोड़े एमपी रहेगा, जिसको एक बार टिकट मिल गया बन गया, दोबारा नहीं मिला फिर क्या। उसका बच्चा तो पढ़ लिख के नौकरी रोजगार करना चाहता है, वो तो पैरों पे खड़ा होना चाहता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, लेकिन ठीक है, अब क्या बनते बनते एक युवाओं का जन आंदोलन बन गया। हाँ, बन गया। और सरकार में भय होना चाहिए, इसी सरकार में, राज्य सरकारों में भय होना चाहिए कि नौजवानों को आप दबा नहीं सकते। और मुझे लगता है आज के बाद सरकार कोई भी नौजवानों का आंदोलन उससे वार्ता करेगी, हिंसा समाधान नहीं, आप लाठियों से नहीं दबा सकते। सरकार ने बहुत कम आंक लिया था युवाओं को, किसी ये लोग सड़कों में नहीं आते, ये लोग केवल सोशल मीडिया धर्म की चाशनी चटाई है ना, तो इसलिए उनको लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आज के बाद शायद लगेगा कि कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे युवाओं से एक सवाल किया, हालांकि तुरंत में जोश में जवाब यही होता है कि हम भूलेंगे नहीं, लेकिन मैंने तो याद रखा। हाँ, लेकिन मैंने उनसे ये सवाल किया कि तमाम चीज़ें होती हैं, सीए एनआरसी होती है, कोरोना का समय आता है, सड़क पे चलवाया जाता है कई किलोमीटर मीलों दूर, लेकिन सब भूल जाते हैं लोग। तो युवाओं का आज तो निश्चित तौर पर मैंने आंखों से देखा, आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन ये कब तक बना रहेगा? देखिए ऐसा है भाई, मैं इस बात को इस तरह कह सकता हूँ कि हम लोग 3 महीने के अंदर भूल जाते हैं, जिनको जब तक लाठी का दर्द रहेगा तब तक तो याद रहेगा। उसके बाद कहीं हिंदू मुसलमान की, उस तरह की धर्म की, कोई मंदिर मस्जिद की बात आई तो वो भी लोग इस बात पे खुश होंगे कि मस्जिद तोड़ दी है या जो है मंदिर बन रहा है। तो बेसिकली ना नौजवानों को अपने मुद्दों को देखना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूँ फील्ड में जाके, जैसे मैंने आज खुद से कहा कि मैं यहाँ क्यों, क्योंकि मैं इस मिट्टी का कर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं राजनीतिक होता तो अपने घर पे भी अपनी 4 पुलिस वाला लगा कहता कि हमें डिटेन कर लिया है, ये तो बहुत आसान था ना। विपक्ष में भी 200 से ज़्यादा एमपी है, बहुत लोग करते भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं गया क्योंकि मैंने कहा ये एमपी कुछ नहीं भाई, आज तो देश का नौजवान पुकार रहा है, तो मैं गया। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि अगर नौजवान अपने मुद्दों पे, किसान अपने मुद्दों पे, गरीब हक वंचित समाज जो है अपने उनको मिलने वाले अधिकारों पे, महिला जो है सुरक्षा पे, इन पे वोट करने लग जाए, व्यापारी जो है अपने हितों पे वोट करने लगे, तो बहुत सारी पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा भाई। तो इसलिए जो है देखो, कोशिश तो करेंगे लोग जागे रहें। कुछ तो सरकार ने की आज, कोशिश डंडा बजवा के जो है, बाकी जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जागे रहें। डिमांड सिर्फ कितनी सी कि एक मंत्री को हटा दो और जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग उस आंदोलन में शहीद हुए, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दे दो, ये डिमांड थी। और कोई विशेष ऐसी डिमांड कर नहीं रहे थे। इतना घमंड, मतलब एक ऐसी सरकार जो कहते हैं हम लोकतंत्र से चुन करके आए, इतना घमंड, और घमंड के बाद क्रूरता भी करना, इतनी निर्लज्जता सरकार में कैसे आ जाती है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है इस सिस्टम के जरिए चोरी करके सरकार आई है, इसीलिए इतनी निरंकुश है। उनको लग रहा है कि ये आक्रोश कुछ नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, फिर मैनेज हो जाएगा, फिर समझा लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर ये आरोप लगा देंगे, फिर वो आरोप लगा, जैसा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सिस्टम में तो उन्होंने कुछ किया है जिससे उनको भय नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र में तो एक गांव के विरोध का भय होता है कि भाई यहाँ से हमें लोग नहीं मिले। क्या इसमें यूपी के लोग ने 27 का चुनाव सर पे, क्या करोगे? बहुत लड़के थे। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये सरकार को भारी पड़ेगा इस बार। अच्छा, भय ना होने में एक बड़ा रोल क्या गोदी मीडिया का भी है? वो जैसे ही सरकार के खिलाफ कुछ होता है उसका नैरेटिव चेंज कर देती है। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आज रात से लेकर कल सुबह तक वो बताएगी कि युवाओं के बीच में कुछ असामाजिक तत्व थे, उन्हीं ने पत्थरबाजी की, मतलब नैरेटिव बदलने की कोशिश करेगी। नहीं, वो तो नहीं, आप गलत कह रहे हो। मालिक के फेवर में तो खड़ा ही होना पड़ता है ना भाई। वो सब तनख्वाह पे हैं लोग, भाई मालिक हटा देगा अगर उसके वो नहीं करेंगे। भाई आप बताओ ना, इतना बड़ा मीडिया हाउस कैसे चलाएंगे? उसके लिए 2 महीने में मतलब 150-200 करोड़ रुपए चाहिए, सैलरी देनी है, 50 करोड़ रुपये तो सैलरी जा रही है। एक दफ्तर में हम लोग जाते थे, 600 कर्मचारी काम कर रहे हैं भाई। ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत बड़े जो है किसी बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिस में आ गए हैं, जहाँ इस तरह का इतना सेटलमेंट जो पूरे देश में। मीडिया हाउसेस में जाके आजकल ऐसा लगता है सब AC, तो भाई वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आता है विज्ञापन से, विज्ञापन सरकार देती है। तो सरकार की
का ढोल नहीं बजाएंगे तो किसका बजाएंगे? आपका मेरा बजाएंगे? ये युवा क्या देते हैं? ये जो युवा टैक्स देते हैं वो सरकार पे जाता है, सरकार उनको देती है, तो मालिक तो सरकार हुई ना। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ, सब याद रखे जाएंगे। अंतिम सवाल, सरकार ने जिस तरीके से दमन किया, वहाँ टेंट उखाड़ दिया जंतर मंतर पर, बाहर पीटे जा रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आरएएफ की पूरी टीम लगा दी, भय का माहौल, मतलब सब कुछ, कल रात से ही सब कुछ चल रहा था। अब जो युवा अभी भी उम्मीद जगाए बैठे, अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी भी युवाओं को उम्मीद है, तो जिन युवाओं के अंदर उम्मीद है, अभी भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हम लोग तो अभी भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, तंबू उखड़ रहा है तो उखड़ जाने दो। यानी कि वो किसी के फेस पर नहीं आए थे, वो एक उम्मीद और होप लेकर के आए थे। उनकी उम्मीदों का क्या? नहीं, सरकार से वो नौजवान उम्मीद ना करे। मुझसे भी कई लोगों ने कहा संसद चलना है, तो मैंने बाबा साहब ने भी उंगली का इशारा देख कहा संसद चलना है। तो संसद चलने का तरीका ये है, क्या तो पढ़ लिख के सिविल सर्विस क्रैक करके आ जाओ, जिसकी उम्मीदें कम है, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। दूसरा है कि जो निकम्मी सरकार है, इनको हटा के चुन के आ जाओ। जैसे मैंने तो कहा, मैंने तो मान ली बाबा साहब की बात, उस हिसाब मैं तो आ गया। तो आप लोग भी आओ, अपने यहाँ जो है कि घर जगाओ, नौजवान हर घर में, तो नौजवान मिल के जो है 51% मेजोरिटी है नौजवानों में, तो आ जाओ। 51% अगर आप इकट्ठा हो तो 49% लोग आपके खिलाफ इकट्ठा है, तो क्या फर्क पड़ता है? आप आ जाओगे, आ जाओ 300 लोग, तो बदल देना सब कुछ। क्या दिक्कत है? बना लो अपने आप आगे पॉलिसी। आपसे बेटर कौन बना सकता है आपके लिए पॉलिसी? तो आ जाओ, कौन रोक रहा है? लोकतंत्र है, चुनो, चुनाव लड़ो, आ जाओ सब लोग आके जो है हटाओ इन लोग। नौजवान अपने हाथ में सरकार की बागडोर ले ले। ऐसा क्या नौजवान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? नौजवान जो है एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर नहीं बन सकता? आ जाओ सब लोग, मैंने तो सबको कहा आ जाओ। लेकिन सारे लोग तो राजनीति में नहीं आ सकते, तो वो अपने बीच के लोग, अच्छे लोगों को वोट करें, जो नहीं आ सकते। हाँ अच्छा प्रतिनिधि चुने। हाँ, अपने बीच के लोग वोट करके उनको भेजते हैं। बाकी मैं यहाँ बैठा ही उनको सिखाने के लिए कैसे लड़ना है। जिस तरह की निरंकुशता और तानाशाही हुई है, उन लोगों को क्या संदेश ये है? नहीं, ये सरकार के चरित्र में है। सरकार के चरित्र में होता ही। आपको याद है ना बाबा रामदेव वाला प्रोटेस्ट? तो जो सत्ता में होता है उसका चरित्र होता है, अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता, वो फिर लाठी दमन सब कुछ करता है। ये भी ऐसा ही है ना, वो अच्छे थे ना ये अच्छे। अभी तो बहुत कुछ देखना है। अब लोग तो भूल तो उसको भी गए, लेकिन अब फिर समझो आप मेरी बात को, ये इनको ऐसा लगता है कि कभी जाएंगे नहीं, इसलिए ये अहंकार में, और ये अहंकार इनको लेके डूबेगा। उस आंदोलन में ये था कि वार्ता हो रही थी, ये फर्क है। जंतर मंतर पे जो आंदोलन मानना जा रहा है उसमें वार्ता हो रही थी, किसानों वाले में वार्ता हुई, लेकिन ये नौजवानों से क्यों नहीं वार्ता करना चाहते? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये संवाद नहीं करना चाहते, इन्होंने जानबूझ के आंदोलन बर्बाद किया। जनता इनका ऐसा इलाज करेगी कि ये बहुत दिनों तक याद रखेंगे। ये जब जाएंगे ना, लौट के नहीं आएंगे, मेरी बात को आप याद रखना। लंबे समय तक सूखा पड़ जाएगा इनके यहाँ, अकाल जिसको कहते हैं, गड्ढे जैसे वो जमीन फट के इतनी दीवारें पड़ जाती हैं, और इनके आपस के लोग ही लड़ेंगे। क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि इनके अंदर के लोग कह रहे थे कि भाई गलत हो रहा है, भारी पड़ रहा है, ये भारी पड़ रहा है। नौजवान तो भारी पड़ेगा ही। आज सरकार ने दमन तो किया है, बुरी तरीके से फंस चुकी है मोदी सरकार, ना उगलते बन रहा है ना निगलते, क्योंकि जिन युवाओं को वो हल्के में ले रही थी, आज समझ में आ गया कि ये युवा अगर सड़कों पर आते हैं तो उनकी सत्ता तक हिला देते हैं। अब मेरा सवाल फिर भी अनुत्तरित है कि आखिर ये गुस्सा कब तक रहेगा, क्योंकि गुस्सा अगर बना रहा तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।